any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart afire.
गुड आफ्टरनून बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज यू कैन सी द नेम, इट्स कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक बहुत बढ़िया और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, it's a very very interesting and very important topic for accounts, and it is unlike maths, it has more of logic. So logic and logic याद रखिएगा, ठीक है। ओके, सो चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड वी बिगिन। सबसे पहली बात, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, थोड़ा सा इसके पहले थ्योरी नोट्स बनाएंगे। ठीक है, थ्योरी नोट्स इसके बनाने जरूरी हैं। मैं आपको इसकी थ्योरी प्रिंटेड फॉर्म में दे सकता था, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा बिकॉज इसकी थ्योरी जो है वो आप लोगों को लिखनी है, तो ही आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सो लिखते हैं भाई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको मैं आगे से शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा B/E, is an unconditional order in writing given by the creditor to debtor to pay on demand or on due date a certain sum of money or to the order of specified person or to the bearer। पहले इस लैंग्वेज का थोड़ा सा यहां पर आपको लॉ की लैंग्वेज हम यहां पे यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी को समझना है। एक्चुअली लॉ में एक एक्ट होता है विच इज कॉल्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसी के अकॉर्डिंगली बिल ऑफ एक्सचेंज का सारा चैप्टर हमने करना है। तो बच्चा, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, पहली बात याद रखिएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल, मतलब जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं और वो आपको ये बोले कि भाई तुझे पैसे दूंगा अगर बारिश होगी तो आप खुद सोचो क्या वो लॉजिकल है? नहीं। मैं तुझे पैसे तब दूंगा अगर बारिश होगी, तो ऐसा कोई कंडीशन वो लगा सकता है? नहीं लगा सकता, याद रखिएगा। तो याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, राइटिंग में होता है। वो हमेशा याद रखना, क्रेडिटर, हमेशा याद रखिएगा, जो क्रेडिटर होता है वो अपने डेटर को देता है कि भाई तूने ड्यू डेट पे इतने पैसे पे करने हैं, एक अमाउंट तूने पे करना है और ये स्पेसिफाइड बंदे को देना है। जिसको मैं बोलूं उसको देना है या जिसके पास बिल होगा उसको देना है। तो याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? सिंपल सी भाषा में बात करें तो ये तो हो गई लॉ की लैंग्वेज। अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में है क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं बच्चों को एक बार थोड़ा सा बेसिक से करा रहा हूं, एकदम बेसिक से चल रहे बच्चा कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में है क्या। तो लेट्स टेक एक एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए
लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट। सपोज कर लीजिए एक हमारे ये भाई साहब है और एक हमारे ये भाई साहब है, दो दोस्त हैं हमारे, ठीक है। एज यू कैन सी दैट देयर आर टू पीपल। सो एक जो है हमारे पास, जैसे इसका नाम रख देते हैं, ये हैं मिस्टर लड़ाका। लड़ाका मतलब थोड़ा फाइटर टाइप गुस्से वाला आदमी है, और ये जो है मिस्टर स्टूडियस, ठीक है। अब लड़ाका जी ने क्या करा, स्टूडियस को गुड्स बेचे उधार में, गुड्स बेचे उधार में, याद रखिएगा, गुड्स बेचे उधार में। किस पे? उधार में। ओके। अब यहां पर लड़ाका जी बोलते हैं, भाई स्टूडियस जी पैसे कैसे दोगे? बोलता है मैं आपको 3 महीने के बाद दूंगा। बोलता है ठीक है, मैं एक काम करता हूं कि मैं एक बिल ड्रॉ करता हूं। इस केस में जिसने पैसे लेने हैं वो कौन है? वो क्रेडिटर है। जिसने पैसे देने हैं वो कौन है? वो है डेटर। तो इस केस में क्रेडिटर क्या करता है, वो एक अमाउंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट, जिसको कहते हैं बिल ड्रॉ करना, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बना लेगा और उसको बोलेगा भाई तू साइन कर दे। स्टूडियस को बोलेगा दोस्त तू इस पे साइन कर दे, और साइन करने के बाद, ठीक है, साइन करने के बाद क्रेडिटर के लिए वो जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो बन जाता है बीआर। बीआर इज बिल्स रिसीवेबल, और इसके लिए बन जाता है बिल्स पेबल, B/P, दैट इज कॉल्ड एज बिल्स पेबल। सो बच्चा याद रखेंगे, इसी को बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अब यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट जो डेटर ने एक्सेप्ट करा, साइन करा कि भाई मैं क्रेडिटर को इतने महीनों के बाद इतनी अमाउंट दूंगा। बट मान लो फॉर एग्जाम्पल याद रखना, इस पॉइंट को समझना बच्चा। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज कर लीजिए, मान लो इसमें एक थर्ड पार्टी और आती है, मान लो दोस्त एक थर्ड पार्टी इसमें और आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एक थर्ड पार्टी और ले लेते हैं, ठीक है। और अगर सपोज कर लीजिए इस थर्ड पार्टी का नाम रखा मिस्टर मक्खी। क्या नाम रखा भाई? मिस्टर मक्खी। अब यहां पर मान लो, यहां पर हमारे जो लड़ाका जी हैं उन्होंने क्या करा, ये बिल जो है मक्खी को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करने का मतलब होता है ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो बिल उसने क्या करा? एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करने का मतलब होता है ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब बिल किसके पास पड़ा है? मक्खी के पास। हो सकता है लड़ाका ने मक्खी को कोई पैसे देने होंगे, तो उसने क्या करा, मक्खी को बोला यार मेरे पास ये बिल पड़ा, तू बिल ले ले, मेरे पास पैसे नहीं है। मक्खी बोलता ठीक है यार मैं बिल ले लेता हूं। अच्छा, 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, जो भी पीरियड होगा, उसमें मक्खी जी जाएंगे और वो स्टूडियस से पैसे ले लेंगे। इसीलिए लैंग्वेज यूज की जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन में, कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसकी पेमेंट या तो जो डेटर होता है, मतलब जो ये हमारे स्टूडियस जी है, या तो वो करेंगे लड़ाका को, इसको करेंगे लड़ाका को, या वो लड़ाका के कहने पे, उसके ऑर्डर पे किसी और को करेंगे। किसी और को मतलब जब अगर लड़ाका ने बिल किसी और को एंडोर्स कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में ये बंदा पेमेंट करेगा अल्टीमेटली मक्खी को। सो बच्चा ये बात याद रखना, यही डेफिनेशन बिल ऑफ एक्सचेंज की है कि आज मक्खी के पास अगर बिल होगा तो बिल उसको दिया जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है अ सर्टेन सम ऑफ मनी to the order of specified person or to the bearer। तो इसी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि या तो जिसको मैं ऑर्डर करूंगा या जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होगा तो उसको पेमेंट कर दी। राइट गाइस? तो ये फंडा आपने याद रखना है। तो सारे बच्चे भाई अपने दिमाग में इस चीज को याद रखना कि इसी बेस पर उन लोगों ने पेमेंट करनी होती है। एंड दिस इज द डेफिनेशन फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। अब देखो बहुत सारे लोगों ने
ये चैप्टर +1 में अच्छे तरीके से करा होता है, बहुत सारे लोगों ने नहीं करा होता, बट मैं आपको इसको पूरा डिटेल में कराऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका एक छोटा सा भी बेस छूट गया ना, तो अपने को इस चैप्टर में एक आता है एडवांस लेवल। आपने बेसिक लेवल तो करा होगा +1 वगैरह में, मैं मानता हूं, बट जब मैं बात करूंगा ना एडवांस लेवल की, तो वो आपने नहीं करा होगा। तो मैं आपको बेसिक लेवल भी कराऊंगा और एडवांस लेवल भी कराऊंगा। तो मैं अब आपको क्या करने जा रहा हूं भाई, सबसे पहले आपको बता देता हूं, इस चैप्टर को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। ये तो हो गई बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन, राइट? अब बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन तो हमने कर ली, पर हमने ये चैप्टर करना कैसे है, पहले बच्चों को ये पता लग जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो अब हमने ये चैप्टर करना कैसे है, बच्चा इसको याद रखना, इस चैप्टर को हम लोग 3 हिस्सों में करेंगे, 3 पार्ट्स में, ठीक है? मतलब आपके पास कह लें भाई लेवल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करना है। एक होगा लेवल 1, जैसे हम गेम खेलते हैं तो गेम का लेवल 1 होता है बच्चा, ये होता है थ्योरी बेस। ये क्या होगा बच्चा आपके लिए? ये होगा सारा थ्योरी बेस। सो दिस इज एंटायरली अ थ्योरी बेस, याद रखिएगा, दिस इज एंटायरली अ थ्योरी बेस। एक होगा लेवल 2। बच्चा लेवल 2 क्या होगा? लेवल 2 होगा आपके पास इसके अंदर जिसको कहते हैं बेसिक लेवल, ये बेसिक लेवल होगा। फिर एक आपके पास ये चैप्टर को मैं डिवाइड करूंगा लेवल 3 में। लेवल 3 आप में से किसी बच्चे ने कभी नहीं करा होगा, विच इज कॉल्ड एज एडवांस लेवल। ये हमने कभी नहीं करा होता। हो सकता है किसी बच्चे ने बेसिक लेवल करा हो, बट एडवांस लेवल फॉर श्योर किसी बच्चे ने नहीं करा होगा, राइट? तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले थ्योरी बेस बिल्डअप करते हैं इस चैप्टर का, ठीक है? तो चलिए हम क्या करेंगे भाई, पहले थ्योरी बेस बिल्डअप करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी बेस में हम लोग इसको लिख लेते हैं लेवल 1। सो लेट्स राइट डाउन level 1, we are into level 1 guys, right? Okay, लेवल 1 में सबसे पहले अब आ जाइए फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो, वी आर डिस्कसिंग नाउ what are the main features of bill of exchange. So do we need theory for this chapter? Answer is yes. Answer is a big yes, we need a theory for this chapter. So हम लोग क्या करेंगे भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज का पहले थ्योरी पार्ट करेंगे। तो पहला लेवल, फर्स्ट लेवल, याद रखेंगे, bill of exchange is written unconditional order। तो बच्चा याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन, राइटिंग में होता है, ओरल कभी नहीं होता, और ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। पहली बात याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? राइटिंग में एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, राइटिंग में। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओके? इट इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर। तो इसको बनाता कौन है? इसको बनाता हमेशा क्रेडिटर है, मतलब जिसने पैसे लेने हैं। याद रखना, जिसने पैसे लेने हैं, ओके? इट इज एक्सेप्टेड बाय डेटर, मतलब जो डेटर होता है ना, जिसने पैसे देने हैं, वो उस पर साइन करके अपना एक्सेप्टेंस देता है। हाँ, मैं इतने पैसे आपको दूंगा, हाँ मैं इतने पैसे आपको दूंगा। तो वो क्या करता है? वो एक्सेप्टेंस दे रहा है, यस आई विल गिव दिस मच मनी टू यू, ठीक है? तो याद रखना, अभी मैं आपको इसका थ्योरी बेस में ये ए पार्ट करा रहा हूं, लेवल 1 का भी ए पार्ट चल रहा है, फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसे करके मैं डिफरेंट पार्ट्स क्रिएट करूंगा इसके, आपको समझ में आ जाएगा, ओके? नेक्स्ट याद रखिएगा, इट इज पेबल ऑन डिमांड और ऑन
ड्यू डेट, बच्चा बोलेगा सर पेबल ऑन डिमांड मतलब जब पैसे मांगे तब दे दिए, वो तो ठीक है, जब पैसे मांगे तब दे दिए, एग्रीड। पर दोस्त ये ड्यू डेट क्या है? ठीक है, अरे मेरे दोस्त अभी तक आप लोगों की मॉर्निंग ही खत्म नहीं हो रही, दोपहर हो गई भाई। ये तो बच्चा वो है जो उठ कर आया, अरे सर उठा, नींद खुली, मॉर्निंग हो गई मेरे भाई। चलिए कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। सो भाई अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, इट इज पेबल ऑन डिमांड और ऑन ड्यू डेट। याद रखना भाई ड्यू डेट क्या है, इसके बारे में पूरा एक नोट आएगा थ्योरी बेस के अंदर। सो लेवल 1 के अंदर हम लोग अभी सीखेंगे ड्यू डेट क्या होती है। ऑन डिमांड मतलब क्या, जब पैसे मांगे तो उसने दे दिए, तो वो ऑन डिमांड हो गया। पर आपके पास मुद्दा क्या है सर, ड्यू डेट क्या है, वो समझना है, वो समझेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, अमाउंट इज पेबल इन सर्टन सम ऑफ मनी। याद रखना, अमाउंट इज पेबल इन सर्टन सम ऑफ मनी मतलब तुम उसको बोलोगे, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि भाई मैं आपको देता हूं 5 करोड़ का आशीर्वाद, भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं आएगा। कल को आप बोलोगे सर एक काम करो, इसको ना लीगल डॉक्यूमेंट में लिख दो कि आप मुझे 5 करोड़ का आशीर्वाद दोगे, और कल को सपोज मैं आशीर्वाद ना दूं तो आप मेरे पे केस कर दो। ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना नहीं बना भाई? याद रखना, खाली 5 करोड़ बोलने से नहीं होता, रुपीज अमाउंट का आदान प्रदान होना जरूरी है। अब मनी शुड बी ट्रांसफर्ड, पैसा लेना और पैसा देना जरूरी है। जैसे मैं बच्चों को प्यार से कहता हूं लो भाई तुम्हें 10 करोड़ का आशीर्वाद दे दिया, तो 10 करोड़ रुपए थोड़ी दे दिए भाई, मेरे पास खुद के पास नहीं, गरीब आदमी कहां से लाएगा? तो याद रखिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मनी का ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, पैसे का आना जाना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद इट इज पेबल टू बेरर, या तो जिसके पास बिल है भाई उसको दे दो, और टू स्पेसिफाइड पर्सन, और टू ऑर्डर ऑफ सच पर्सन। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया भाई कि हमारा जो मुन्ना है, क्या नाम था उसका, अब याद करेंगे, ऊपर वाले बंदे का नाम रखा था लड़ाका। लड़ाके ने भाई ऑर्डर दे दिया भाई मक्खी को पैसे दे दे, तो स्टूडियस मक्खी को पैसे दे देगा। ठीक है, तो उसके ऑर्डर पे किसी और को दे सकता है। तो ये बंदे चीज सारे ख्याल रखेंगे। 6 फीचर्स होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो हमने फॉलो करने होते हैं, राइट। तो इसमें से भी एक खाली मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, ड्यू डेट, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रॉपर थ्योरी नोट आना है। तो हम पहले फटाफट से बच्चा आते हैं बी पार्ट में। अब लेवल 1 का बी पार्ट क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा 3 पार्टीज होती है। याद रखना बच्चा, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा 3 पार्टीज होती हैं जिनके लिए आपको सारा चैप्टर करना होता है। इसको हम बार बार यूज करेंगे, जिसको कहते हैं पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज कॉल्ड एज पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। दोस्त, पार्टीज के केस में आपके 3 सिचुएशंस होंगी। इट इज कॉल्ड एज 3 पार्टीज। 3 पार्टीज क्या होती है? एक आपके पास होता है जिसे हम कहते हैं ड्रॉर, ठीक है। दूसरी पार्टी होती है ड्रॉई, तीसरी पार्टी होती है इंडोर्सी। एक होता है ड्रॉर, दूसरा होता है ड्रॉई, एंड तीसरा कौन होता है? इंडोर्सी। सर ड्रॉर कौन होता है भाई? ड्रॉर इज अ पर्सन, नीचे नोट लिखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं मेरे भाई। अब लिखेंगे दोस्त, क्या लिखना है? ड्रॉर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल।
तो जो बंदा बिल ड्रॉ करता है उसको ड्रॉअर बोलते हैं। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो ड्रॉअर कौन होता है? दैट इज अ क्रेडिटर। जिसने पैसे लेने होते हैं वो ड्रॉअर होता है। जिसने पैसे लेने होते हैं उसी ने बिल ड्रॉ करना है। बिल वही बनाता है, इसलिए हम कहते हैं ड्रॉअर। राइट। फिर आपके मन में सवाल उठेगा, सर ड्रॉई कौन होता है? बच्चा लिख लें, ड्रॉई कौन होता है। इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए अब पहले एक छोटा सा बॉक्स बना लें। तो यहां पे लिखेंगे ड्रॉई कौन होता है। सो याद रखें, ड्रॉई is a person who accepts the bill। जो बंदा बिल को एक्सेप्ट करता है, जो साइन करता है, दैट इज द डेटर। सो ड्रॉई मेरे भाई वो बंदा है जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, मतलब डेटर। ठीक है, ये फंडा याद रखेंगे बेटा। ये बच्चा वो होगा जो अपना एक्सेप्ट करेगा। इट इज कॉल्ड एज ड्रॉई। Now the point is, who is endorsee? Now the question arises that who is endorsee? Okay, हम लिखते हैं भाई एंडोर्सी, या बेसिकली पता है इसको क्या कहा जाता है? कई बार कहा जाता है पेई। क्या बोलते हैं इसको? पेई। ठीक है, याद रखना। पर्सन हु एक्चुअली रिसीव्स द मनी। तो ये वो बंदा है जिसको एक्चुअली में पैसे मिलते हैं। याद रखना, ये वो बंदा होता है जिसको एक्चुअली में पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो आपने एक बात तो नीचे अपने जहन में बिठा लेनी है, इसको लिख लीजिएगा भाई। जिसको एक्चुअली में पैसे मिलते हैं उसे पेई बोलते हैं। अब यहां पर एक बात समझनी है, नॉर्मली ड्रॉअर एंड पेई आर सेम। Normally, drawer and pay are same except endorsement। अगर बिल का एंडोर्समेंट हो रहा है तभी वो सेम नहीं होते, अदरवाइज वो दोनों सेम नहीं होते। तो याद रखना, ड्रॉअर और पे दोनों सेम होते। ठीक है, और आपको बता दूं लास्ट में पैसे ड्रॉअर को मिलते हैं। अगर एंडोर्समेंट होगी तो पैसे ड्रॉअर को नहीं मिलते, फिर वो किसको मिलते हैं? थर्ड पार्टी को, जिसको हम कहते हैं एंडोर्सी। तो ये डिपेंड करेगा सम की सिचुएशन के ऊपर। तो ये हमारा हो गया पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बच्चा, पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आप सारे बच्चे पहले मुझे बताएं कि आपको ए और बी यहां तक क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो सुंदर से दिल या कोई इमोजी भेजे कि सर यहां तक सारा कुछ क्लियर है, फिर मैं आगे चलता हूं। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं बच्चों के जवाब का। भाई सर हमें यहां तक सारा क्लियर है, तो भाई मेरे को फटाफट से जवाब दीजिए कि सर यहां तक सारा क्लियर है। जल्दी से बच्चा, जल्दी से, बिकॉज मुझे आगे थ्योरी बहुत सारी करानी है। मेरा मुद्दा है कि आज मैं इसकी एटलीस्ट थ्योरी खत्म कर दूं। फर्स्ट क्लास में कम से कम थ्योरी तो होनी चाहिए बच्चा। थ्योरी बेस इज वेरी नेसेसरी। भाई कुछ बच्चों ने, मुझे लगता है, अभी तक अपनी कंपलसरी अटेंडेंस मार्क नहीं करी है, प्लीज कर दीजिएगा। चलो गाइस, थ्योरी अगर आपको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है थ्योरी में, तो आप आगे आ जाइए। फिर एक टर्म और आती है जो आपके पास आता है, पॉइंट सी। पॉइंट सी मेरे भाई, मैं आपको क्या करूंगा, पॉइंट सी जो है ना, मैं आप लोगों को समझाऊंगा सीधा टेबल बनाकर।
सर टेबल बनाने का मतलब क्या, मैं समझाता हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज से एक सिमिलर टर्म होती है, देखो एक तो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक टर्म होती जैसे कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। पहली बात याद रखना, ये जो टर्म होती है प्रॉमिसरी नोट, ये आपको लगेगा कि एक ही बात है। अब इसको मैं आगे से लिखूंगा P/N, याद रखना P/N में लिखूंगा प्रॉमिसरी नोट। और मेरे दोस्त ये एक बात याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको दिमाग में डाल लो कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और प्रॉमिसरी नोट, प्रैक्टिकली सम्स करते वक्त इनके ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट थ्योरी में इनका डिफरेंस है। आधे लोग यही सोचते रहते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट एक ही बात है। नहीं भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट एक बात नहीं है, एक बात नहीं है, एक बात नहीं है, ये बात याद रखिएगा। दोनों थ्योरेटिकली डिफरेंट होता है। सबसे पहले आपको बताता हूं, इसमें जो पहला डिफरेंस आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हैज 3 पार्टीज, इसमें 3 पार्टीज होती है, दैट इज ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। तो दोस्त बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, एक होता है ड्रॉअर, फिर होता है ड्रॉई, फिर होता है पेई। सो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा 3 पार्टीज होती हैं, बट प्रॉमिसरी नोट में हमेशा 2 पार्टीज होती हैं। याद रखना, प्रॉमिसरी नोट हैज 2 parties, promissory note has 2 parties, that is maker and pay। तो बच्चा याद रखेंगे, that is maker and pay। सो बच्चे याद रखेंगे बेटा, that is maker and pay। तो भाई मैं दोबारा से बोल रहा हूं, maker and pay। सो प्रॉमिसरी नोट्स की हमेशा 2 पार्टीज होती है बच्चा, मेकर एंड पे। बिल ऑफ एक्सचेंज की एक पार्टी होती है, प्रॉमिसरी नोट की 2 पार्टीज होती है, मतलब मेकर एंड पे। ठीक है, सो एक बात याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 पार्टीज, मेकर एंड पे प्रॉमिसरी नोट में होता है। अब सवाल उठता है, सर मेकर एंड पे का फंडा क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें उल्टी कहानी है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है आपको बता देता हूं, जिसने पैसे लेने हैं वो बिल बनाता है और वो सामने वाले बंदे से साइन कराता है। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट में याद रखिएगा, जिसने पैसे देने होते हैं उस पर लिखता है आई प्रॉमिस टू पे। वो क्या लिखता है, आई प्रॉमिस टू पे। याद रखना वो क्या होता है, आई प्रॉमिस टू पे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा उसमें क्या लिखा जाता है, आई प्रॉमिस टू पे। अच्छा एक बात और आपको बता दूं, आप लोगों ने कई बार सबने देखा होगा कि एक लिखा होता है हर नोट पे, आप हर नोट चेक करोगे उसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर सम ऑफ दिस मच ऑफ रुपीस। तो बच्चा बोलता है सर करेंसी नोट भी प्रॉमिसरी नोट है, आंसर है नहीं, करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट नहीं है। क्यों, क्योंकि कल को अगर मान लो नोट फट जाए, तुम बैंक में जाते हो, बैंक वाले बोलेंगे ये तुम्हारा नोट वैलिड नहीं है, ठीक है, ये नोट में कुछ लिख दो तुम, तो बैंक वाले बोलेंगे भाई तुम्हारा नोट वैलिड नहीं है। आप जाके गवर्नमेंट पे या आरबीआई पे केस कर दोगे, भाई तुमने तो लिखा था यहाँ पर आई प्रॉमिस टू पे, तो मुझे इतने पैसे चाहिए ही चाहिए। तो सरकार बोलती है बेटा करेंसी नोट अलग है, बेशक करेंसी नोट में ये लैंग्वेज लिखी होती है आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे करेंसी नोट में लिखा होता है, बट करेंसी नोट इज नॉट प्रॉमिसरी नोट। कल को पब्लिक का क्या भरोसा, पब्लिक तो वेल नहीं है, उसमें लिखा होगा 100 रुपया, 100 रुपया सपोज कर लो, प्रॉमिस नोट के साथ लिखा है आई प्रॉमिस टू पे अ बेरर ऑफ दिस मच ऑफ रुपीस। तो कल को सपोज आपने उसमें अपना नाम लिख दिया, या मान लो आजकल लोग क्या करते हैं, अपनी माशूका का नाम लिख दिया उसके ऊपर, और बाद में वही नोट बोलते हैं बैंक में चलाएंगे, मेरी माशूका का नाम फेमस करेंगे, राइट। तो याद रखो बैंक उस नोट को रिजेक्ट कर देगा। अब बैंक ने नोट को रिजेक्ट कर दिया, आप चले गए कोर्ट में केस करने, भाई उसने तो कहा था प्रॉमिसरी नोट है। नहीं भाई, करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट नहीं होता, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पहले ही बता देते हैं। आप लोग जब इंटर में जाओगे तो आप पूरा एक्ट पढ़ोगे इसके ऊपर, क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लॉ के अंदर पूरा बड़ा सा एक ग्रंथ है। फिलहाल अभी हम थोड़ी सी बात जान लेंगे, हमें एक्चुअली प्रैक्टिकल के लिए इसका डिफरेंस जानना जरूरी है
इसलिए मैं थ्योरी बेस्ड बिल्डअप कर रहा हूं। याद रखना, प्रॉमिसरी नोट हैज टू पार्टीज, मेकर एंड पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसने पैसे लेने होते हैं वो उसको ड्रॉ करता है, प्रॉमिसरी नोट ने जिसने पैसे देने होते हैं वो उसको बनाता है। इसलिए कहते हैं मेकर। मेकर का मतलब जिसने पैसे देने हैं। पेई कौन है? जिसको पैसे मिलने हैं। याद रखना, ये पहला फर्क होता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें दूसरा क्या होता है? ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। याद रखिएगा बच्चा, ये एक ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि जिसने पैसे लेने वो बनाता है, भाई मैं ऑर्डर करता हूं मुझे पैसे दे। तो याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। भाई मैं तुझे ऑर्डर करता हूं मुझे पैसे दे, तेरे साइन हुए यहां पर। बट जो प्रॉमिसरी नोट होता है ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है। याद रखना, ये एक वादा होता है, हुक्म नहीं। आपको ऑर्डर और प्रॉमिस का मतलब मेरे ख्याल बच्चों को पता होगा। तो एक वादा है और एक हुक्म है। ऑर्डर मीन्स किसी पे हुक्म करना, और प्रॉमिस का मतलब होता है किसी को वादा करना। सपोज कर लो, आपने किसी को कहा मैं तुझे हुक्म देता हूं मुझे प्यार कर। क्या कोई ऐसे प्यार करेगा? नहीं। अगर आप किसी को बोलते हो मैं तुझे हुक्म नहीं, तुझे मैं वादा करता हूं कि मैं तुझसे प्यार करूंगा, तू भी मुझे प्यार कर, तो वो आपका प्यार मिलेगा। तो ये बातें याद रखिएगा बच्चा, दोनों में डिफरेंस होता है। ओके। इस केस में अगली बात याद रखेंगे, इस केस में ड्रॉर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन। अगर एंडोर्समेंट ना हो तो मैंने ऊपर आपको लिखवा दिया कि ड्रॉर और पेई सेम हो सकते हैं, बट इस केस में याद रखना मेकर एंड पेई कैन नेवर बी सेम। बच्चा याद रखेंगे, मेकर और पेई कभी भी सेम नहीं होते। ठीक है। उसके बाद इसमें कहते हैं दोस्त, नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन। ये क्या होता है? आपने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे दिया, मैं उसको ड्यू डेट पे पैसे मांगने गया, ड्रॉई ने मना कर दिया। मैं पहला काम क्या करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा और उसका नोटिस निकालूंगा डिसऑनर का। तो डिसऑनर का नोटिस देना जरूरी है, डिसऑनर का नोटिस देना भाई जरूरी है। बट इस केस में याद रखिएगा, इस केस में नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? वो यार जिसने पैसे देने होते हैं उसी ने बनाया होता है। तो अगर उसने नहीं देने होंगे तो उसको पता ही होगा कि पैसे नहीं दे रहा हूं। तो याद रखना, इसमें नोटिस की जरूरत नहीं होती, उसमें नोटिस की जरूरत पड़ती है। क्यों? आपको बताता हूं। फंडा क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को ना हम एंडोर्स भी कर सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट एंडोर्स भी नहीं होता। ठीक है। तो कई बार आपने एंडोर्स कर दिया तो कोई दूसरी पार्टी के पास बिल ऑफ एक्सचेंज है तो वो आपको नोटिस देगा और वो नोटिस आप आगे ड्रॉई को दोगे। यहां पर नोटिस की जरूरत नहीं, बिकॉज एंडोर्समेंट नहीं होती। तो ये बात याद रखना। आमतौर पे जनरली अगर हम बात करें तो लिख लेंगे, जनरली एंडोर्समेंट कैन बी मेड। बट यहां पर क्या होता है, जनरली एंडोर्समेंट कैन नॉट बी मेड, मतलब ये हम जनरली ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो बच्चा आपके पास प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर याद रखना, ये 5 मेन डिफरेंसेस होते हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठाने हैं। दीज आर 5 मेन डिफरेंसेस। बट लेट मी क्लेरिफाई वन मोर थिंग बिफोर आई प्रोसीड फर्दर गाइस। ये बहुत जरूरी है आपको बताना कि ये जो डिफरेंसेस हैं, याद रखना
इसका ना आप एक काम करें, एक छोटा सा नीचे बॉक्स बना ले, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको क्लियर है कि नहीं। आप पहले एक बॉक्स बना लें। above differences are applicable only for theory. For practical problems, we treat both the same. तो याद रखना, सिर्फ लॉ में इसमें डिफरेंस है, थ्योरी में डिफरेंस है, बट प्रैक्टिकल सम्स में जब हम एंट्रीज करेंगे तो प्रॉमिसरी नोट की और बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज में कोई फर्क नहीं होता है। राइट? एक सवाल आया है हमारे पास, बेटा ग्रेस डेज का पॉइंट अभी बताना है। फिर से आप वही खूनी कौन, मेरे दोस्त जो मैं मैथ्स की क्लास में बोल रहा था, खूनी कौन, खूनी कौन मतलब पिक्चर की लास्ट का सीन आप पहले देखना चाहते हो, वेट कर ले, ग्रेस डेज के बारे में बताऊंगा मेरे भाई। अभी तो मैं आपको बच्चों वाला थ्योरी बेस करा रहा हूं, तो उसके लिए हम लोग को सब कुछ बताना है। और सर प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन ड्रॉई, ड्रॉर एंड पेई। ओके, समझा देता हूं आपको बच्चा। ड्रॉई, ड्रॉर और पेई के बारे में पहले आपको बता देता हूं बच्चा। मैंने आपको ये बताया था कि देखो ड्रॉर कौन होता है। जैसे अब आप एक काम करो, आप मेरे ऊपर वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ, आपको ड्रॉई, ड्रॉर और पेई का मैं एग्जाम्पल देता हूं। ये जो मैंने ऊपर आपको फोटो वाले एग्जाम्पल लिए थे, ये लो भाई, आप ना इस एग्जाम्पल पे आओ। चलिए बच्चों से पूछता हूं, देखो बच्चों को बाकियों को कितना समझ में आया। पहले बच्चों के क्वेश्चंस पढ़ ले। फिर एक आ रहा है सर लास्ट पॉइंट में प्रॉमिसरी नोट में आपने जनरल लिखा है, दैट मींस एक्सेप्शनली इंडोर्स हो सकता है। ये भी बताता हूं बेटा, आपके चारों के क्वेश्चन दिमाग में आ गए हैं, अभी बताता हूं। पहले मुझे बच्चे बताएं कि इन चारों में, इन तीनों में से, लड़ाका, स्टूडियस और मक्खी में से आप लोग को क्या लगता है ड्रॉर कौन होगा? फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। लड़ाका कौन है? लड़ाका कौन है भाई? ड्रॉर कौन? यस, ड्रॉर है लड़ाका। यस, ड्रॉर है लड़ाका। तो ये बच्चों को डिफरेंस समझाना है। जो बच्चे मुझे पूछ रहे हैं ड्रॉर, ड्रॉई का डिफरेंस, सबसे पहले ड्रॉर जिसने बिल को बनाया, जिसने बिल को बनाया उसे ड्रॉर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर लड़ाका ड्रॉर है, याद रखिएगा। अब ड्रॉई कौन होगा? ड्रॉई कौन होगा? जिसने पैसे देने हैं। ड्रॉई कौन होगा बेटा? स्टूडियस। स्टूडियस इज ड्रॉई, याद रखिएगा, स्टूडियस इज ड्रॉई। तो याद रखना, कई बार लड़ाके ने क्या करना होता है, उसने पैसा आगे किसी और को भी देना है, तो उसने ये बिल उठा के ट्रांसफर कर दिया मक्खी को। तो अब यहां पर पैसे लास्ट में मिलने किसको है? मक्खी को मिलने हैं। तो मक्खी कौन है? मक्खी कौन है बच्चा? मक्खी कौन है? मक्खी हो गया पेई। याद रखें, अगर तो एंडोर्समेंट है, मतलब बिल हम किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में पेई का जो मतलब होता है वो अलग पर्सन होता है। नहीं तो आमतौर पे अगर एंडोर्समेंट नहीं है तो पैसे अल्टीमेटली ड्रॉर को ही मिलते हैं। तो पहले तो ये डिफरेंस अपने दिमाग में रखिए कि ड्रॉर, ड्रॉई और पेई कौन होता है, आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ड्रॉर इज अ पर्सन हु एक्चुअली ड्रॉज द बिल, याद रखना। ठीक है, ड्रॉर इज अ पर्सन हु एक्चुअली ड्रॉज द बिल एंड पेई इज द पर्सन who actually draw is a person who actually accepts the bill and pay is a person who actually receives the money. ठीक है, अच्छा एक बच्चे ने मुझे बोला सर फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। डन, फोर्थ पॉइंट के बारे में आपको बता देता हूं। फोर्थ पॉइंट बच्चा ये है कि इसमें डिसऑनर का नोटिस देना जरूरी होता है। क्यों? बिकॉज बिल बनाता कोई और है और पैसे किसी और ने देने हैं। ठीक है, बट प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? पैसे जिसने देने उसने बिल बनाना है। पॉइंट टू बी नोटेड, जिसने पैसे देने उसने बिल बनाना है। जिसने पैसे देने हैं उसी ने बिल बनाना। मेरी बात को समझिएगा। तो पैसे देने किसने हैं? वहां पर मेकर ने।
तो अब उसको पता है अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो डिसऑनर कैसे होगा। तो डिसऑनर जो होता है ना, उसका नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, वो पे को सीधा मना कर देगा, नोटिस की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, तो बेटा पेई डेफिनेशन है बच्चा, पेई एक डेफिनेशन है, याद रखना। ये लॉ के अंदर पेई का मतलब, अच्छा नॉर्मली पेई का मतलब साउंड क्या करता है, जिसने पैसे दिए, नहीं, याद रखना पेई का मतलब यहां पर ये होता है जो बंदा रिसीवर है। याद रखना, रिसीवर ऑफ अल्टीमेट मनी, एक्चुअली यही लॉ की भाषा है, दैट इज कॉल्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये फंडा याद रखिएगा, सारे बच्चों को समझ में ये आएगा। सर पेई का मतलब जो पैसा देता है, नहीं भाई, पेई का मतलब वो नहीं जो पैसा देता है। पेई का मतलब वो होता है जिसको पैसा अल्टीमेटली मिलना है। ठीक है, जिसको पैसा देना है, आप ये कह सकते हो जिसको पैसा लास्ट में देना है, इसलिए उसका नाम रखा हुआ पेई। पेई मतलब जिसको पैसा देना है, याद रखना। ठीक है, और जो पैसा देता है उसको आमतौर पे पेयर भी बोलते हैं, तो फर्क होता है। आई होप इट्स क्लियर। यार फिर से आप लोग वही खूनी कौन, अरे यार क्यों आगे के क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैंने अभी नोटिंग चार्जेस की कोई बात ही नहीं करी। मेरे भाई एक सब सारे बच्चों से ना बड़ी गुजारिश है, जितना करा रहा हूं उसी में से क्वेश्चन पूछो, आगे मत चलो। अभी आगे अभी सब बताना है मेरे भाई, मुझे पता आपका बेस अच्छा है, आप अच्छी जगह से पढ़े हो, +1 +2, आप अच्छा बेस बना के बैठे हो। बाकी बच्चों को जरा देखने दो भाई, अभी नोटिंग चार्जेस की बात ही कहां से आ गई। ओके, आप पहले मुझे सारे बच्चे ये बताओ, पहले हम जरा थोड़ा स्लोली करें थ्योरी को, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों का बेस नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि सारे बच्चों को यहां तक थ्योरी क्लियर है। ये देख लो बेटा, सारे बच्चों को यहां तक थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। फिर हम आते हैं इसके डी पॉइंट पे। ठीक है, डी पॉइंट पे अभी कोई अगला पॉइंट नहीं पूछना बच्चा, पहले डी पॉइंट पर आते हैं। डी पॉइंट पे आपको याद होगा, डी से आता है ड्यू डेट। डी से क्या आता है, ड्यू डेट। ड्यू डेट को क्या बोलते हैं, ड्यू डेट को बोलते हैं मेच्योरिटी डेट। बिल की मेच्योरिटी डेट होती है भाई, बिल की एक होती है मेच्योरिटी डेट। देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले एक मेरे प्यारे बच्चे ने पूछा, सर ग्रेस डेज कौन देता है। ग्रेस डेज का पहले मीनिंग तो समझाने दो मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे हमारे साथ जिनको ग्रेस डेज का मीनिंग नहीं पता होगा, तो आइए ग्रेस डेज की बात करें। तो पहले आपको समझना है मेरे भाई, ड्यू डेट क्या होता है। ड्यू डेट क्या है पहले इसको समझिए। सपोज कर लीजिए, पहले समझें, एग्जाम्पल समझें। फॉर एग्जाम्पल ड्यू डेट को हम लोग बिल का टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, बिल का टर्म क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल हम वो ले रहे हैं कि आपने एक बिल ड्रॉ करा 1 जनवरी को, और उसमें 3 महीने का टाइम पीरियड है। ठीक है, 3 महीने का टाइम पीरियड है। अब 3 महीने का मतलब ये हो गया कि जैन में 3 महीने आपने ऐड करे तो आपके पास आएगा फेब मार्च अप्रैल तक। तो फिर नॉर्मली आपका बिल का पैसा आपको मिलेगा अप्रैल में, जिसको आप बोलते हो हमारे पास मेच्योरिटी डेट या ड्यू डेट, राइट। बट सरकार कहती है कि 1 अप्रैल को ड्रॉर नहीं जा सकता पैसे मांगने को। सरकार बोलती है ड्रॉर मेरे भाई तू 1 अप्रैल को नहीं जा सकता, 3 दिन हम एज पर लॉ उसको ग्रेस के देंगे। सर हमेशा 3 दिन, हाँ जी बच्चा, हमेशा 3 दिन, हमेशा 3 दिन, याद रखना 3 दिन एज पर लॉ है। तो आप पैसे मांगने के लिए उसके पास 4 अप्रैल को जाओगे। सो ये फंडा याद रखना, हर एक इंस्ट्रूमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज के 3 दिन आपको ग्रेस के मिलते हैं। ठीक है, ग्रेस का पीरियड जो होता है वो ड्रॉई को अलाउ करता है कि भाई 3 दिन तुझे ग्रेस के दूंगा, 1 अप्रैल को तेरे पास पैसे मांगने नहीं आऊंगा, मैं 4 तारीख को आऊंगा तेरे पास पैसे मांगने। I'll come to you on 4th of April। सो बच्चे याद रखेंगे, वो बोलता है मैं तेरे पास 4th अप्रैल को आऊंगा दोस्त। तो एक बात याद रखना, जो आपके पास बिल का
ड्यू डेट होता है ना, इसीलिए इस ड्यू डेट के पंगे को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये जो ड्यू डेट का पंगा होता है बच्चा, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जिसको कहते हैं नॉर्मल ड्यू डेट। नॉर्मल ड्यू डेट जो होता है बच्चे, अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लें। सपोज जैसे मैंने ऊपर वाला एग्जांपल दिया, जनवरी में आपने बिल ड्रॉ करा, 3 महीने का टाइम पीरियड, बिल की मेच्योरिटी 1 अप्रैल को आई, 3 दिन ग्रेस के मिले, तो आपके पास बिल हो गया ड्यू डेट 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को आप पैसे मांगने जा सकते हो। ये तो बात हो गई नॉर्मल ड्यू डेट की, ठीक है। अब नॉर्मल ड्यू डेट के अलावा अगर सपोज कर लो आपकी ड्यू डेट फॉल करती है पब्लिक हॉलिडे वाले दिन। सर पब्लिक हॉलिडे क्या होता है? सरकारी छुट्टी, ठीक है। और पब्लिक हॉलिडे की जो डेफिनेशन है ना, मैं भी आपको बताऊंगा, इसको जरा गौर करना। पहले एग्जांपल सुनो। सपोज कर लो 12 जुलाई को मैंने बिल ड्रॉ करा 1 महीने के लिए, ठीक है। तो आपका 1 महीने के बाद ड्यू डेट पड़ी 12 अगस्त, राइट, 12 अगस्त पड़ी। अब 12 अगस्त जो है उसमें जब आप 3 दिन ग्रेस के ऐड करोगे तो ड्यू डेट पड़ती है 15 अगस्त। 15 अगस्त को हमारे देश में होता है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे दिन छुट्टी होती है भाई, तो सरकारी छुट्टी काउंट किया जाता है। तो उस केस में कहते हैं ड्यू डेट विल बी 1 डे प्रीसीडिंग। सो इफ the due date is falling on public holiday, then we will take 1 day preceding as due date, that is 14th August. ये बात याद रखना। इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम एक दिन पहले याद रखिएगा, एक दिन पहले 14 अगस्त को पब्लिक हॉलिडे डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये फंडा याद रखिएगा, एक दिन पहले, दैट इज कॉल्ड एज 1 डे प्रीसीडिंग। 1 डे प्रीसीडिंग आपकी पब्लिक हॉलिडे हो जाती है। बट अगर सपोज कर लीजिए इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन इमरजेंसी हॉलिडे, इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन इमरजेंसी हॉलिडे। सर व्हाट इज इमरजेंसी हॉलिडे, मैं आपको बताता हूं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। सपोज कर लो 12 सितंबर को बिल ड्रॉ करा 2 महीने के लिए, 12 सितंबर से बिल ड्रॉ करा 2 महीने के लिए, आपका डेट बन गया 12 नवंबर। 12 नवंबर में 3 दिन आपने ग्रेस के ऐड करे, दिन बन गया 15 नवंबर। मान लो भाई 15 नवंबर को कोई नेताजी मर गए, ठीक है, कोई पॉलिटिशियन जो था वो चल बसा मतलब अचानक से छुट्टी हो गई और कुछ ऐसा कोई हादसा हो गया जिससे अचानक से सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा, जैसे कहते हैं ना इमरजेंसी हॉलिडे, ठीक है। तो उस केस में 16 नवंबर विल बी द ड्यू डेट, दैट मींस 1 डे प्रीसीडिंग। 1 डे प्रीसीडिंग याद रखिएगा, सॉरी सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा, 1 डे सक्सीडिंग। सो भाई ये बात याद रखना, इस केस में इमरजेंसी हॉलिडे में वी टेक 1 डे सक्सीडिंग, एक दिन अगला, ठीक है। अब जैसे आजकल आप देख लो, मान लो आपको पता होगा शायद हमारी कंट्री में 21 मार्च से लॉकडाउन हुआ, ठीक है, 21 मार्च से लॉकडाउन हुआ। तो अभी लॉ में क्या चल रहा है कि अभी तक छुट्टियां ही चल रही है, जब तक लॉकडाउन पूरा खुल नहीं जाता। अब आजकल थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। तो जैसे 21 मार्च से लॉकडाउन हुआ तो सरकार बोलती भाई 21 मार्च से लेकर मान लो 17 मई तक लॉकडाउन है, मान लो 17 मई तक लॉकडाउन है, ठीक है। सरकार बोलती देख भाई, तो इस केस में जो तेरी मेच्योरिटी आएगी ना बिल की, मान लो तेरी मेच्योरिटी आ रही है 20 मार्च, 21 मार्च को आ रही है। अब 21 मार्च को लॉकडाउन हो गया तो 22 मार्च भी लॉकडाउन है, फिर 23 मार्च उसमें भी लॉकडाउन है। करते करते तेरे बिल की मेच्योरिटी पहुंच गई 17 मई। मान लो 18 मई को खुल जाता है, 18 मई को तेरा बिल मेच्योर होगा। कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी हॉलिडे एक दिन की नहीं होती, 4-5 दिन की हो जाती है। तो जब वो हॉलिडे खत्म होगी तब जाकर आपका बिल मेच्योर होगा। जैसे आप देख लो हमारे पिछले 2 महीने से हॉलिडेज ही चल रही है सारी, हम सारे हॉलिडेज ही मना रहे हैं लास्ट 2 मंथ से, तो वही कहानी यहाँ पर है,
ठीक है, तो याद रखना जब वो इमरजेंसी हॉलिडे खत्म होगी तब जाकर आपका बिल मैच्योर होता है। ये फंडा याद रखिएगा। 1 डे सक्सीडिंग खाली लिखने में आता है। कल को मान लो फॉर एग्जाम्पल लेते, 16 नवंबर को बिल ड्यू होना, 15 नवंबर को बिल ड्यू होना था, नेताजी की डेथ हो गई, 16 नवंबर को आ गया संडे, संडे वैसे छुट्टी होती है, ठीक है, संडे वैसे छुट्टी होती है, तो फिर आपका बिल मैच्योर होगा 17 तारीख को। ये बात याद रखिएगा। सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है, जब छुट्टियां खत्म होगी उसके बाद एक दिन, राइट। बट इसमें ना एक सवाल जो बच्चों के मन में बहुत उठेगा, सर आपने ये डिफाइन नहीं करा कि पब्लिक हॉलिडे होता क्या है। आप थोड़ा सा जान के हैरान होगे कि पब्लिक हॉलिडे की डेफिनेशन क्या है। What is the definition of public holiday? What is the definition of public holiday, guys? Public holiday is defined as, याद रखना, पहले से आपको क्लेरिफाई कर दूं, पब्लिक हॉलिडे जो है इसकी डेफिनेशन जो है मैं आपको जो बताऊंगा, दैट इज अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये डेफिनेशन मैंने घर पे नहीं बनाई, ये डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आती है। पब्लिक हॉलिडे कौन से हॉलिडेज इंक्लूड करता है, बोलता है 15 अगस्त पब्लिक हॉलिडे, 26 जनवरी पब्लिक हॉलिडे, एग्रीड, ठीक है। याद रखना 1 अप्रैल पब्लिक हॉलिडे, बोलता है सर 1 अप्रैल क्या होता है, 1 अप्रैल बच्चा बैंक क्लोजिंग होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग में बैंक क्लोज होते हैं, तो जब बैंक क्लोज होंगे तो पब्लिक हॉलिडे होता है, याद रखिएगा। उसके बाद 30 सितंबर हाफ ईयरली बैंक क्लोजिंग होती है, हाफ ईयरली बैंक क्लोजिंग होती है, वो पब्लिक हॉलिडे होता है। और इसके अलावा याद रखिएगा ऑल संडेज। अब बच्चों के मन में सवाल उठेगा, सर 2 अक्टूबर गांधी जयंती, नहीं सर, आपको बता दूं वो सरकारी बैंक्स बंद होते हैं, कई सारे प्राइवेट बैंक्स खुले होते हैं उस टाइम पे, बहुत सारे ऑफिस थोड़ी बंद हो जाते हैं। तो याद रखें आमतौर पे जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो कई बार 2 अक्टूबर को छुट्टी नहीं करती, तो इस केस में वो अपना अल्टीमेट 2 अक्टूबर को पब्लिक हॉलिडे डिफाइन नहीं करते। इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूं, आपके मन में आएगा सर पब्लिक हॉलिडे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 14 फरवरी क्या होता है, सर वैलेंटाइन डे होता है, सर हमारी छुट्टी होती है, ठीक है, हमने राखी बंधवाने जाना होता है, सर हमने राखी बंधवानी होती 14 फरवरी को। अरे मेरे भाई ये सब तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे लिए पब्लिक हॉलिडे क्या है मुझे नहीं पता। पब्लिक हॉलिडे मुझे फॉलो करना है विच इज द डेफिनेशन गिवन अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिकॉज दिस चैप्टर इज कंसिस्टिंग ऑफ द एंटायर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। याद रखिएगा, ये अभी सीख लोगे ना ये सब बातें तो अगले साल लॉ में इजी लगेगा आपको, अगले साल दोबारा से सारा कुछ लॉ में पढ़ना है। तो याद रखिएगा पब्लिक हॉलिडे की डेफिनेशन में इस 4 के अलावा, संडे के अलावा और कुछ नहीं आता, ये बात याद रखना मेरे भाई। फिर से वही शुरू हुए, आपको बोला कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको क्या आ रहा है, क्या नोटिस आ रहा है, उससे नहीं, अपने को यहां पर जो आईसीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमें मिलता है, हम उसके अंदर ये 5 चीजें ही पब्लिक हॉलिडे लेंगे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 अप्रैल, 30 सितंबर एंड ऑल संडेज, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा तुम पब्लिक हॉलिडे लोगे तो फंसोगे, याद रखना, राइट। तो ये बातें अपने जहन में बिठा लो बच्चा कि पब्लिक हॉलिडे क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चे मुझे बताएं कि जो ड्यू डेट मैंने टर्म आपको एक्सप्लेन करनी थी वो मैंने सारी कर दी, सारे बच्चे मुझे बता दें। अच्छा एक चीज और आपको बता देता हूं, जनरली क्या होता है, जनरली जो हमारे पास, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, जनरली ड्यू डेट which is also called as the term of the bill do not exceed 90 days। ये बात याद रखना भाई, 90 दिन से ज्यादा आपका जो बिल का टर्म होता है वो एक्सीड नहीं करता, ठीक है।
तो ये बात याद रखिएगा, जनरली 90 दिन से ज्यादा आपका बिल का टर्म एक्सीड नहीं करता। आई होप इट्स क्लियर। 90 दिन से ज्यादा आपके बिल का टर्म एक्सीड नहीं करता, ज्यादातर मैं आपको बता रहा हूं। ये मैंने इसलिए प्रॉपर नोट इसका नहीं लिखवा रहा, क्या होता है कई बार क्वेश्चन में आपको बिल का पीरियड नहीं लिखा होता, आप 90 दिन एज्यूम कर सकते हो। 90 दिन मतलब 3 मंथ्स, याद रखें, आप 3 मंथ्स नीचे नोट लिखकर एज्यूम कर सकते हो। इफ द टर्म इज नॉट गिवन, तो इसलिए मैंने आपको ये नोट लिखवा दिया। तो ये हम एज्यूम क्या कर सकते हैं, वी कैन एज्यूम इफ टर्म ऑफ बिल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये इस चैप्टर के अंदर एक बात याद रखना, कई बार आपसे पंगे लेगा और क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा बिल ड्रॉ करा, बिल की टर्म गिवन नहीं होगी, तो आप या तो 90 दिन या आप 3 महीने कुछ भी नीचे नोट लिखकर एज्यूम कर सकते हो। ये बात याद रखना, ठीक है। 90 दिन या आप नीचे वहां पर नोट लिखकर 3 महीने एज्यूम कर सकते हो। ओके नहीं बच्चा, इट इज नॉट इंक्लूडिंग ग्रेस डेज, ये भी मैं बता देता हूं। ये बच्चे ने सही सवाल पूछा, बोलता है यस, आपको बता देता हूं, दिस एक्सक्लूड्स ग्रेस डेज। भाई ये बच्चे ने अच्छा सवाल पूछ लिया, ये भी बताना जरूरी है बच्चा। बेटा टर्म के अंदर हम ग्रेस डेज की बात नहीं करें, ग्रेस डेज ऊपर से ऐड करते हैं, याद रखो। अगर मैं टर्म डिफाइन करता हूं ना मेरे बच्चा, टर्म का मतलब होता है बिल कितने महीने का है, ग्रेस डेज तो लास्ट में ऐड किए जाते हैं, याद रखिए। ओके, इसके पहले मैं इसका ई पॉइंट कराऊं, ई पॉइंट, ये हमने शायद डी पॉइंट कर लिया, मैं ई पॉइंट कराऊं। आप मुझे बताएं किसी बच्चे को यहां तक तकलीफ है, तो फिर मैं आपके पास आता हूं हमारा ई पॉइंट को लेकर। भाई मुझे सबसे पहले भाई अगर डी क्लियर है तो डी के साथ दिल या कोई इमोजी चाहिए। भाई डी के ऊपर आपका दिल आ गया, डी के ऊपर दिल आ गया, दैट मींस कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी के साथ इमोजी। ओके, जसमीत सिंह कह रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन फीचर पॉइंट 5। फीचर पॉइंट 5, फीचर में चले जाएं वापस, बड़ी लेट बता रहे हो मेरे भाई। लो भाई बच्चे को नाराज नहीं करेंगे, फीचर में चले जाएंगे मेरे भाई। फीचर में यह था कि पैसों में पेमेंट करनी है मेरे बच्चा। आपने गाना सुना होगा, पैसा 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 ये कैसा पैसा, मतलब जो पेमेंट है वो पैसों में होगी। अगर सपोज कर लो, जैसे मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया कि मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के पैसे देने हैं, मैंने आपको बोला भाई मेरे पास गुड्स पड़े वो ले जा, नहीं चलेगा, आपकी मर्जी नहीं है तो आप नहीं लेके जाओगे, क्योंकि पेमेंट मुझे इन टर्म्स ऑफ मनी करना होगा। ये फीचर का पॉइंट 5 है। तो आप देखेंगे बच्चा जो पॉइंट 5 पूछ रहा था मुझसे, no bacha, treasury bill is something absolutely different. Treasury bills is not promissory note, it is issued by government, याद रखिएगा। वो एक तरह से सिक्योरिटी होती है जो सरकार इशू करती है, वो बिल्कुल अलग चीज है। ट्रेजरी बिल इज नॉट प्रॉमिसरी नोट। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद ई पॉइंट। ई पॉइंट पर आते हैं मेरे भाई। अब सुनिए, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है, बिल के टाइप्स। अब मेरे भाई बिल के टाइप्स मतलब क्या, देखो बिल के आपके पास 3 तरह के टाइप्स होते हैं, जरा गौर करिएगा मेरे बच्चा। बिल के 3 तरह के टाइप्स होते हैं, बिल के 3 तरह के टाइप्स होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास,
एक होता है बिल आफ्टर डेट, एक होता है बिल आफ्टर डेट, भाई याद रखिएगा, एक होता है बिल आफ्टर डेट, एक होता है बिल आफ्टर साइट, एक होता है बिल आफ्टर साइट, ठीक है। फिर एक होता है बिल ऑन डिमांड, या इसका दूसरा नाम होता है एट साइट, या तीसरा नाम होता है ऑन प्रेजेंटमेंट, ऑन प्रेजेंटमेंट। तो दोस्त इसमें अपने पास तीन कहानियां होती हैं, एक होता है बिल आफ्टर डेट, एक होता है बिल आफ्टर साइट, और एक होता है बिल ऑन डिमांड और एट साइट, या लिखा होगा ऑन प्रेजेंटमेंट। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर आफ्टर डेट क्या है? देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सारा एक्सप्लेन करूंगा, अच्छी तरह समझ लो। सपोज कर लो आपने 1 जनवरी को आपने बिल ड्रॉ करा, ठीक है, आपने ड्रॉई के पास भेजा, उसने उसको एक्सेप्ट करा 10 जनवरी को, उसने साइन करे 10 जनवरी को। अब एक्चुअल में बिल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 10th ऑफ जनवरी, जब ड्रॉई उसकी साइन करता है, ठीक है। बट याद रखना, सपोज कर लो बिल की टर्म थी मान लो 3 मंथ्स, पॉइंट समझना, मान लो बिल की टर्म क्या है 3 मंथ्स, ठीक है। तो इस केस में ये जो 3 मंथ्स है, ये हम लोग कैलकुलेट करने कब से शुरू करेंगे? याद रखना, ये कैलकुलेट करने कब से शुरू करना है? इसको 3 मंथ्स को हम स्टार्ट करेंगे जनवरी से। तो आपने जनवरी से 3 मंथ्स और उसके बाद 3 दिन ग्रेस के लेने हैं। याद रखना, अगर मैं 3M लिखूं तो 3 मंथ्स, और अगर 3D लिखूं 3D मतलब 3 डेज। याद रखना, आगे से थोड़ा एब्रिविएशन यूज करूंगा मेरे भाई। तो 1 जनवरी में 3 मंथ्स और 3 डेज ऐड करना है। कहने का मतलब, अगर बिल आफ्टर डेट है, मैं कहना क्या चाहता हूं, आफ्टर डेट अगर बिल के साथ लिखा हुआ है, तो जो टर्म होती है, टर्म स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, टर्म्स स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। तो टर्म आपकी हमेशा कहां से शुरू होगी? डेट ऑफ ड्रॉइंग से। याद रखना, टर्म कहां से शुरू होती है? डेट ऑफ ड्रॉइंग से, राइट। तो छोटी सी बात याद रखिएगा, टर्म आपकी कहां से शुरू होगी? डेट ऑफ ड्रॉइंग से। अब अगर सपोज कर लीजिए, सेम एग्जांपल, 1 जनवरी को आपने बिल ड्रॉ करा, मान लो एक्सेप्ट हुआ 10 जनवरी को, मान लो टर्म है 3 मंथ्स की, ठीक है। तो इस केस में 10 जनवरी से आप 3 महीने और 3 दिन ऐड करोगे। तो याद रखना, इसमें आपने काउंटिंग एक्सेप्टेंस की डेट से स्टार्ट करनी होती है। ये फर्क याद रखिएगा, बिकॉज ये फर्क बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, तो सम करते वक्त दिक्कत आती है। सो 3 तरह के आपके पास बिल होंगे। एक होगा जो डेट ऑफ ड्रॉइंग से स्टार्ट होगा, एक होता है जब लिखा हो आफ्टर साइट, तो वो स्टार्ट होता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ। याद रखना, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि आफ्टर साइट के केस में टर्म starts from date of acceptance, term starts from date of acceptance। अब what is on demand? ऑन डिमांड क्या है? सपोज कर लो 1 जनवरी को बिल ड्रॉ करा मेरे भाई, एग्जाम्पल समझिएगा, मान लो उसने एक्सेप्ट करा 10 जनवरी को। चलो यहां तक तो एग्जाम्पल सेम है। अब अगर मान लीजिए ड्रॉर ने उसको बोला, भाई मैं तेरे से ना बिल जो है वो ऑन डिमांड है, मैं तेरे से मान लीजिए 24 फरवरी को पैसे मांग लूंगा। तो ड्रॉर उसको बीच में कोई भी एक डेट रेलेवेंट सी बोल देगा, बोलेगा मुझे टर्म टू से मतलब नहीं है, मुझे पैसे चाहिए होंगे, तो मैं 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में तेरे से पैसे मांग लूंगा।
तो उस केस में याद रखना जो ड्यू डेट होगी वो जो ऑन डिमांड वाली लिखी होगी वही ड्यू डेट मानी जाएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर इस केस में टर्म टूम कुछ नहीं होती, 3 मंथ्स 4 मंथ्स कोई ग्रेस डेज नहीं, याद रखना ग्रेस डेज नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो 24 फरवरी होगा ये ग्रेस डेज इंक्लूड करके होगा, इट इंक्लूड्स ग्रेस डेज। तो ऑन डिमांड वाले बिल में ग्रेस डेज भी नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। अगर आपको बोल दिया मान लो कि भाई बिल के पैसे तेरे से हम लोगों ने इस दिन मांग लेने हैं, मान लीजिए, तो हमने उसी दिन लेने हैं, कोई ग्रेस डेज नहीं मिलते इस केस में। ऐसे बिल को कहते हैं बिल ऑन डिमांड, या एट साइट, या वर्ड लिखा होता है ऑन प्रेजेंटमेंट। तो भी बच्चे याद रखेंगे, इस तरीके से आपके पास ये पॉइंट क्वेश्चन में आता है। अब एक सवाल ये उठता है मेरे भाई कि आपको अगर मान लो क्वेश्चन में किसी बिल के साथ कुछ ना लिखा हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं? तो आप क्या करें, एक छोटा सा बॉक्स नीचे बना लें जो कि बहुत रेलेवेंट है, जैसा कि आप जानते हैं इट्स ए वेरी वेरी रेलेवेंट बॉक्स। वो क्या? If no information is given, याद रखिएगा, if no information is given in the question, so guys याद रखना, then bill is always देखो मैं एस कितने सारे लिख रहा हूं मेरे भाई, always आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब आपने काउंटिंग डेट ऑफ ड्राइंग से शुरू करनी है। अगर तो क्वेश्चन में आपको कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बिल के बारे में नहीं लिखी हुई है, सिर्फ लिखा है बिल, बिल के साथ नहीं लिखा आफ्टर डेट है, आफ्टर साइट है कि क्या है, कुछ नहीं लिखा, तो बिल हमेशा आफ्टर डेट ही एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था ई पॉइंट और ये था हमारा थ्योरी बेस। अब बच्चे इसका लेवल 2 पे आज नहीं आएंगे, ये हमारा आज खत्म हुआ लेवल 1 which is actually called as theory base of the chapter. So बच्चा हम इसके लेवल 2 पे आएंगे बट अगली क्लास में। आप मुझे बताइए थ्योरी बेस में कोई टॉपिक में डाउट है कि नहीं है? अगर तो डाउट नहीं है तो बच्चे प्यारे से इमोजीज भेज दे, थ्योरी बेस क्लियर लिख के भेज दे, जो भी आपको अच्छा लगे आप भेजे। अगर डाउट है तो डाउट भेजे, ठीक है? प्लीज मैं वेट कर रहा हूं आपके डाउट्स की, अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो। ओके, सो लेवल 1 इज क्लियर, हम लेवल 1 में जीत गए भी सारे बच्चे। बेटा अगर आप लोग सारे मेरे नोट्स पढ़ लोगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, मैंने आपको कई बार आपसे वादा करा है। बेटा बिल ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है गुरप्रीत जी? बिल ऑन डिमांड का मतलब होता है कि जब एक ड्यू डेट आपको आपस में सेटल कर दी, सपोज कर लो मैंने आपको बोल दिया कि भाई तुमसे 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में पैसे मांग लूंगा, तो जो 24 फरवरी होगी वो बिल ऑन डिमांड की डेट होगी। अब वो ड्रॉर आपसे कभी भी आके पैसे मांग सकता है 24 से लेकर 28 के बीच में, पर ड्यू डेट क्या मानी जाएगी? 24 फरवरी। और याद रखना बिल ऑन डिमांड में ग्रेस डेज नहीं होते, ग्रेस डेज सिर्फ आफ्टर डेट आफ्टर साइट में होते हैं। ऑन डिमांड एट साइट वाले में ग्रेस डेज नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। आई होप सबका डाउट्स क्लियर है। ठीक है, हम बच्चा लेवल 1 जीत गए हैं। कल आप लोगों ने सिर्फ मुझे टेस्ट देना है और बाकी आराम करना है, रिलैक्स करिए बट टेस्ट दीजिए, ठीक है? टेस्ट जरूर दीजिए और बाकी आप लोग रिलैक्स करेंगे। कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी, फटाफट से 15 मिनट का ब्रेक ले, 1:30 पे आपकी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है? आपको भी लिंक आ रहा है, 1:30 पे नेक्स्ट क्लास है, फटाफट से ब्रेक लीजिए और फिर हम उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय, गॉड ब्लेस यू।